तो हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। नाउ आज का टॉपिक नंबर 1 है वॉशिंगटन कंसेंसस। टॉपिक नंबर 1 आज का है वॉशिंगटन कंसेंसस। ये आज का टॉपिक है, वॉशिंगटन कंसेंसस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगला टॉपिक, वेयर इज वॉशिंगटन? यूएसए, राइट। और हम जानते हैं कि अमेरिका की फिलॉसफी कैसी है, एंड गेस, कैपिटलिज्म की। एंड कैपिटलिज्म इज पूंजीवाद। और पूंजीवाद का मतलब क्या है? बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन, एवरीथिंग इज प्राइवेट। एंड सोशलिज्म का मीनिंग उल्टा है, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट ओन्ड, मैंने गवर्नमेंट के अंदर ही सब कुछ आएगा। और पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइज, मैंने सब कुछ प्राइवेट होगा, कुछ भी सरकारी नहीं होगा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो अब आप एक पॉइंट आप ऐसे लिखिए, यहां से 1980 बॉक्स में डाल दीजिए ऐसे करके कि वॉशिंगटन सेंसस कब आया था। कंसेंसस 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो क्या था, हम बात करेंगे। हाँ, लिखिएगा मत, पहले सुन लीजिए। 1947 या 45 से लेके 1950 तक काफी देश आजाद होते हैं, काफी देश आजाद हुए इस 5 साल में। और इंडिया आजाद हुआ 1947 में। अब कोई भी देश आजाद होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या होता है? इकोनॉमिकल पॉलिसी, कि अपनी आर्थिक नीतियां वो कैसी बनाए, राइट। इंडिया जब आजाद हुआ तो उसने मॉडल फॉलो किया किसका? सोशलिज्म का। क्योंकि देश में काफी लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, बीमार थे, बुरे हाल थे, तो उसमें सोशलिज्म वाज बेस्ट ऑप्शन। सोशलिज्म, जैसे आपसे पूछूं मैं कि आज हम सोशलिज्म की, समाजवाद की एक नीति है कि सस्ता डिपो पे राशन देना बंद कर दें तो क्या होएगा? शायद काफी लोग भूखे रहेंगे, काफी लोग जिनके लिए डिपो ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो सोशलिज्म काफी इंपॉर्टेंट आज भी है। कई सरकारी स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया जाए तो उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, है ऐसा कि नहीं है? इवन चंबा में भी ऐसे गांव हैं जहां जो सरकारी स्कूल खुले हैं, आज उनको बंद कर दो तो उनके पास में पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फीस भर सके, गाड़ी का आना जाना उसके अंदर दे सके, नामुमकिन सी बात उनके लिए है। इट मीन्स आज भी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो फ्री में सेवाएं देती है, आज भी जरूरी है। तो 1947 में देश के तो हाल ही बुरे थे। और आप अगर पूछना कि उस समय पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे जेब में होते थे। मुझे याद है कि हमारे जो दादा दादी कहा करते थे कि जब उनका बचपन था 1950 या 1947 के समय में, तो उन्होंने पैसे देखे ही नहीं थे। पैसे होते क्या है? कहते पैसे देखे तक नहीं थे। जब पैसा ही नहीं था तो क्या चीज खरीदेंगे वो लोग। तो मैंने कहा जब पैसे आपके पास होते ही नहीं थे, कोई नौकरी नहीं थी, तो आप सर्वाइव कैसे करते थे? तो उनका सर्वाइव करते थे ऐसे कि भाई जैसे आपके यहाँ पैदा हुए, मान लो माँ की दाल पैदा हो गई खेतों में, तो माँ की दाल बेची और नमक ले आए, राइट। जैसे आपने कोई भेड़ बकरी बेच डाली तो उसके बदले में आटा ले आए, दैट वाज बार्टर सिस्टम, ये चलता था। तो पैसे होते ही नहीं, जब पैसे है ही नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? स्कूल कॉलेज की फीस तो दे ही नहीं सकते हैं जब पैसा ही नहीं है तो। इट मीन्स उस समय में सोशलिज्म काफी जरूरी था, जब देश के हालात बहुत बुरे हाल में थे। मगर उसके बाद हमने रियलाइज किया कि इस नीति पर देश आगे बढ़ नहीं सकता है। तो 1980 तक हमें ये बात समझ आ गई थी कि सोशलिज्म से कुछ खास बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो 1980 में क्या हुआ? वॉशिंगटन कंसेंसस आया। मैंने काफी दुनिया के देश
जो इस नीति को फॉलो कर रहे थे भारत की तरह, उन्होंने भी इस नीति को छोड़ने का प्लान कर लिया और प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया ने भी 1980 में हल्का हल्का प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया था और प्राइवेट लोगों को प्रमोट करना, ये मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। और आज प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, ये आज की सरकार क्या बोलती है कि हमें जॉब क्रिएटर चाहिए, जॉब सीकर, ये सरकार बोलती है खुद। विच भी सरकार खुद चाहती है कि लोग पैसा निवेश करें, कंपनी चलाएं, स्टार्टअप करें, रोजगार चलाएं और नौकरी खुद लोगों को प्रोवाइड करें। सरकार के पास इतने जॉब्स नहीं है कि वो सबको नौकरी पे रख सके, तो नेचुरली फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब लिखिए जरा, लिखिएगा इसके अंदर 1945 से 50 के बीच में, फ्रॉम 1945 टू 1950, 1945 से 1950 के बीच में, फ्रॉम 1945 टू 50, मैनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, काफी देशों को आजादी मिली। मैनी कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस, काफी देशों को आजादी मिली। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर एवरी कंट्री, हर देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर एवरी कंट्री या बिफोर एनी कंट्री वाज, हर किसी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आर्थिक नीतियां क्या हो, दैट व्हाट शुड बी द इकोनॉमिकल पॉलिसीज, कि आर्थिक नीतियां क्या हो, व्हाट शुड बी द इकोनॉमिकल पॉलिसीज, कि आर्थिक नीतियां क्या हो। अब आप समझिए इस चीज को कि जो देश थे पैसे वाले, उन्होंने फॉलो किया कैपिटलिज्म, जो थे गरीब देश उन्होंने फॉलो किया। और आप ये जानते हैं कि गरीब देश मजबूर होता है इसको फॉलो करने के लिए, उसके देश में काफी बड़ी पॉपुलेशन के पास कोई इनकम का साधन नहीं होता है। और आज भी ऐसा है, मैंने पहले बोल दिया आपको कि आज डिपो को बंद कर दिया जाए तो बुरे हाल हो जाएंगे। आज सरकार अपनी फ्री सर्विसेज लाइक स्कूल्स, लाइक हॉस्पिटल्स बंद कर दे तो और प्राइवेटाइज कर दे तो, मान लो आज सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए जाए, सारे हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर दिए जाए तो क्या होगा। तो आज भी कई लोग इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल पे क्या है, डिपेंड। आज भी कई लोग एजुकेशन के लिए सरकारी संस्थानों पे क्या है, डिपेंड। तो नेचुरली क्या करेंगे। तो आज 2023 में पहुंचकर भी हम सोशलिज्म के ऊपर चल रहे हैं। तो 1947 की गरीबी और लाचारी तो बहुत बड़ी थी, वो बहुत बड़ी थी। देखिए इसके अंदर अब जो देश अमीर थे, दोज कंट्रीज हु वर रिच, जो देश अमीर थे उन्होंने पूंजीवाद की नीतियां अपनाई। दोज कंट्रीज हु वर रिच दे फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ कैपिटलिज्म, उन्होंने पूंजीवाद की नीतियां अपनाई। एंड दोज हु वर पुअर, और जो गरीब देश थे, एंड दोज हु वर पुअर, और जो गरीब देश थे उन्होंने समाजवाद की नीति अपनाई। एंड दोज हु वर पुअर, कॉमा लगा के, दे फॉलोड सोशलिज्म, दे फॉलोड सोशलिज्म, उन्होंने समाजवाद की नीतियां अपनाई। मगर 1950 के बाद 1960, 1970, 1980, ये 30 साल के गैप के बाद जिन देशों ने सोशलिज्म या समाजवाद की नीति अपनाई थी, उनको रियलाइज होगा कि इस नीति से हम आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, जब आपकी एज होती है 15 साल से लेकर 25 साल तक, तो आप किसी के लिए भी कुछ करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वो एज होती इमोशनल एज, जिसमें आप किसी को देखते हैं कि लाचार है, ऐसा है वैसा है, तो आप उसकी सहायता कर देते हैं। यदि आपको एनजीओ चलाना है, क्या चलाना है, एनजीओ, फ्री में, मैंने समाजवाद है ना, फ्री में सेवाएं देनी है, तो आपके जो वॉलंटियर होंगे, जो फ्री में काम करने आए होंगे, कौन से एज के लोग होंगे, 15 से लेके 25 साल के। आप नहीं पाएंगे कोई मैरिड आदमी एनजीओ में काम कर रहा है। रीजन क्या है कि जो 15 से 25 साल की एज है, इस एज में इमोशनल लोग काफी होते हैं। किसी गरीबी को देखकर, लाचारी को देखकर उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही इमोशनल हम में भी था।
1947 में भी, कि हमारे देश में काफी लाचार गरीब फकीर लोग हैं, तो उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। पर आपको मैं अगर बता दूं कि एक आदमी अपनी सहायता खुद करता है कि किसी और से उसकी सहायता हो सकती है। जैसे मान लो अगर आप अपनी सहायता खुद ना करें, एक कोई फ्रेज है कि गॉड हेल्प्स दोज, वही बात है कि नहीं है? तो अगर सरकार चाहे कि इनकी सहायता करनी है, सहायता करनी है, सहायता करनी है, तो कब तक आखिर उस आदमी को खुद भी दम पर अपना लगाकर उठना ऊपर पड़ेगा। तो 1947 से 1980 तक हमने पाया कि कोई खास तरक्की नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार ही फ्री में सेवाएं दे रही थी और नेचुरली उन लोगों में इतना नहीं हो पाया कि वो डेवलप हो पाए और जॉब्स ले पाए या एजुकेशन ले पाए, ऐसा नहीं हो पाया था। तो 1980 में जाकर ये भ्रम टूटा। इस नीति से हम आगे लिखिए इसके अंदर, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 वर्षों के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 वर्षों के बाद, मेनी कंट्रीज रियलाइज्ड, काफी देशों को यह एहसास हुआ, मेनी कंट्रीज रियलाइज्ड, काफी देशों को एहसास हुआ कि समाजवाद की नीति से, दैट बाय यूजिंग द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म, कि समाजवाद की नीति से हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। दैट बाय यूजिंग सोशलिज्म, द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म, वी कैन नॉट गो वेरी फार, हम काफी आगे नहीं जा सकते हैं। समाजवाद की नीतियों से हम काफी आगे, फुल स्टॉप। इन 1980, 1980 में वॉशिंगटन कंसेंसस की उत्पत्ति होती। इन 1980 वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन कंसेंसस, कंसेंसस मीन्स समझौता या ऐसे कह सकते हैं। वॉशिंगटन तो एक शहर है यूएस का, तो यूएस के शहर नाम उसका वॉशिंगटन। वहां पे एक समझौता, एक तरह का विचार विमर्श होता है कि क्या किया जाए आगे जाने के लिए। तो जो देश ये नीति फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका वाली पॉलिसी बेटर है। आपको बता दूं मैं कि जब, जैसे आप से मैं कहता हूं, सोशलिज्म या समाजवाद की नीति हमारे इंडियन परिवारों से आती है। अगर हमारा जो परिवार है, जो अभी सपोर्ट हम सबको कर रहा है और आगे भी करेगा, मान लो कि आज वो कहे कि अपने दम पे जो करना वो करो, हम आपको 1 रुपए की सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप खुश होंगे? आपको बुरा लगेगा, नेचुरली बुरा लगेगा। पर एक बात तो साफ है कि उससे आपका भविष्य बन जाएगा, फ्यूचर। जब धक्के खाएंगे, यहां से वहां नौकरी के लिए झुकेंगे, अपना ईगो का त्याग करेंगे और नौकरी करना स्टार्ट कर देंगे, रोके नहीं है, तो आपकी तरक्की काफी हो जाएगी। पर जब घर वाले पैम्पर करें कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, खाना 3 टाइम मिल जा रहा है, आराम से एसी लगाकर चिल कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, दिस इज द क्लासिक केस ऑफ सोशलिज्म, जहां सरकार अपने लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है, सारी सुविधाएं। बट इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि वो परिवार अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तो आप पाएंगे शायद बुरा कर रहा है, क्योंकि एक पर्सन को धक्के खाना बहुत जरूरी टू ग्रो इन दी लाइफ। तो अब आपसे अगर पूछूं मैं, तो सरकार जो सब्सिडीज देती है, सस्ता राशन देती है, सरकार जो बेरोजगारी भत्ते देती है लोगों को, वृद्धा पेंशन देती है या जो भी पेंशन हैं, जो भत्ते हैं, सब्सिडी है, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल्स है, क्या इन्हें बंद कर देना चाहिए? सरकारी स्कूल बंद, सरकारी हॉस्पिटल बंद, अगर बंद होते हैं तो इनको काफी पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में तो, हाँ जी, नहीं है, कितना नहीं है वहां पे। वही तो नहीं है उसका टेबल पे, पता नहीं कब कहाँ है।
तो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर सरकार सारे हॉस्पिटल्स, सारे स्कूल्स बंद कर दे, ये अच्छा होगा? तो आप कंफ्यूज थे। जब पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट बंद कर दें तो अपने काम बेहतर हो जाएंगे, हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो समस्या यही है कि अगर पेरेंट्स आज हमें त्याग दें तो हमारे अगले दिन तो काफी बुरे हो जाएंगे, लगभग कोई 1-2 साल तो वर्स्ट, बिना पेरेंट्स के धक्के खाने पड़ जाएंगे, शायद फुटपाथ पर सोना पड़ जाएगा कभी कभार तो, और लंगर में खाना खाना पड़ जाएगा जब तक नौकरी नहीं मिलती। धक्के खाने पड़ गए पर बंदा मजबूत हो गया, उससे मैच्योर हो गया, तो 2 साल तक उसको दिक्कत हुई। तो अगर पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करें तो उसे कमजोर बना रहे हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ पैम्पर काफी उनको किया जा चुका है। तो हैविंग सेड दैट, 1918 में रियलाइज हुआ कि जो नीतियां इसे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और कुछ प्राइवेटाइज हमें करना पड़ जाएगा। और आप देख पाएंगे और देख रहे भी हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं। इज इट ट्रू नॉट? छोटी मोटी दवाई, फीवर, जुकाम, पेट दर्द, आप कहां जाते हैं? प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। वो रीजन उसके पीछे हजारों है कि भीड़ होती है, फॉर्मेलिटीज काफी होती हैं, ये है, वो है, सो है, ये है, ऐसे वैसे है। और स्कूल्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में भी आपने सरकारी स्कूल स्किप करना स्टार्ट, क्योंकि वहां क्वालिटी कम है। जो भी है, पर प्राइवेटाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा लगभग 20-30 सालों के बाद कि सरकारी स्कूल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 30 सालों के बाद ये बहुत कम हो जाएंगे सरकारी स्कूल्स, क्योंकि हम किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं? कैपिटलिज्म के। तो जहां पे प्राइवेटाइजेशन, तभी मैंने कहा था कि अगले 30 साल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो यंग लोग हैं उनको प्राइवेटाइजेशन क्यों निकलना चाहिए, उनकी फ्यूचर किसमें है? प्राइवेटाइजेशन के अंदर है। लिखिए इसके अंदर, लिखा भी 1980 में ऐसा कुछ हुआ था, लिखा भी नहीं लिखा भी? 1980 लिखा। 1980 में वॉशिंगटन सेंसस की उत्पत्ति हुई, लिखा आपने ये वाला? इन 1980 वॉशिंगटन कंसेंसस वाज ओरिजिनेटेड, कॉमा मैनी कंट्रीज शिफ्टेड, काफी देशों ने पूंजीवाद की नीति अपना ली थी। मैनी कंट्रीज एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, काफी देशों ने पूंजीवाद की नीति अपना ली थी। सही है जी। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एक स्मॉल सा हेडिंग। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैंने भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जुलाई 23 तारीख है और साल है 1991 का। इस तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी स्कीम। कई बार बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। अरे नहीं, वो साइंस का टॉपिक होगा ना, ये साइंस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो एलपीजी की फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है। तो एल है लिबरलाइजेशन, मीन्स उदारीकरण, अर्थात सरकार अपनी टैक्स की नीतियों को काफी आसान रखेगी ताकि प्राइवेट लोगों को धंधा करने में आसानी हो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण, ये तो आप जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण कर देना। निजीकरण मीन्स कि प्रमोट करे सरकार प्राइवेट लोगों को कि आओ और इन्वेस्टमेंट करो। और ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, अर्थात पुलिस वाला ही है ना? हाँ जी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ जी।
तो व्हाट आई एम सेइंग कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो एल से है लिबरलाइजेशन, पी से क्या है प्राइवेटाइजेशन, और जी से क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन टर्म्स हैं। तो 1991 और तारीख है 23 जुलाई को इकोनॉमी में सुधार किए गए। इकोनॉमी क्या हुई लिबरलाइज, इकोनॉमी क्या हुई प्राइवेटाइज, इकोनॉमी हुई ग्लोबलाइज। और आपको बता दूं ये तीन जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं, कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म में यही किया जाता है, कैपिटलिज्म के अंदर लिबरलाइजेशन की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की जाती है और ग्लोबलाइजेशन की जाती है। आप कभी अमेरिका में नहीं पाएंगे पोस्टर लगे हुए कि फलनी कोचिंग फलनी कोचिंग फलनी कोचिंग, नहीं पाएंगे आप। रीजन क्या है कि अमेरिका में कोई नहीं चाहता कि वो सरकारी नौकरी करे। क्यों? सरकारी नौकरी में तनख्वाह बहुत कम है और प्राइवेट में तनख्वाह बहुत ज्यादा है। एक फैक्टर ये है। दूसरी बात, अमेरिका में इतनी नौकरियां हैं कि अगर आप नौकरी अभी छोड़ दें तो अगले दिन आपको नई नौकरी आसानी से मिल जाएगी। प्राइवेट में ऐसा है। आप सिर्फ पूछूं मैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? वन रीजन इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है कि भाई जॉब नहीं जाएगी। तो प्राइवेट इंडिया में आप प्राइवेट में हो तो जॉब कभी भी जा सकती है, तो डर आपको। पर अमेरिका में आप अगर प्राइवेट कंपनी में हैं तो आप आज छोड़िए कल आपको दूसरी मिल जाएगी। इतनी जॉब्स हैं वहां, इतनी जॉब्स हैं, कोई जॉब की कमी ही नहीं है अमेरिका में। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में है आपकी सैलरी ज्यादा है और प्राइवेट में सैलरी आपको, ये कुछ हद तक सही भी और फिर कुछ हद तक गलत भी है। जैसे आप टीचिंग करते हैं सरकारी स्कूल में तो आपकी सैलरी होगी 50,000, आप प्राइवेट में करते हैं तो सैलरी होगी 10,000, तो बहुत गैप है। आप बैंक में जॉब करते हैं एसबीआई के अंदर, सरकारी में सैलरी ज्यादा है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर प्राइवेट, तो सैलरी वहां कम होगी। एक सैलरी वाला मैटर भी है। दूसरा क्या, जॉब सिक्योरिटी। और तीसरा है आराम, कि इंडिया में अगर आप सरकारी जॉब में आपको आराम बहुत मिलेगा, क्योंकि यहां की जनता अवेयर नहीं। अमेरिका में आराम करके देखो जरा, अमेरिका में सरकारी एम्प्लॉय आराम कर ही नहीं सकता है क्योंकि वहां की जनता बहुत अवेयर है, लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। दैट्स ऑल। ये पंगा है। तो ग्लोबलाइज, प्राइवेटाइज और लिबरलाइज कर दी गई। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि 1991 ही के साल में ऐसा हुआ। ऐसा आपसे कोई पूछे कि 1991 में इकॉनमी लिबरलाइज हुई, आप बोले हाँ होगी। लिबरलाइज भी हुई, ग्लोबलाइज भी और प्राइवेटाइज भी हुई। लिबरलाइज मीन्स सिंपल टैक्स लॉज, राइट। टैक्स के कानून क्या होंगे? बिल्कुल सिंपल। और टैक्स ऑफिसर किसी प्राइवेट संस्था को डराएंगे धमकाएंगे नहीं। ये मतलब होता है लिबरलाइज करने का, कि खुली छूट है, काम करो आराम से। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? कि सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को बेचेगी और प्राइवेट कर देगी। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो मीन्स विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने का मौका देगी सरकार। अब कोई देश की बाउंड्री मैटर नहीं करेगी। पूरा वर्ल्ड एक विलेज है, एक मार्केट है। होल वर्ल्ड इज वन मार्केट, राइट। तो प्राइवेट कंपनीज फॉरेन की भारत में आके निवेश कर सकती हैं, धंधा व्यापार कर सकती हैं। ये हुआ। तो 1991 में ऐसा क्या हो गया जिस कारण से साल में ये चीजें हुई? तो आपको बता देता हूं हुआ कैसा। रीजन क्या था? 1991 में गल्फ वॉर हुआ। जो मुस्लिम कंट्रीज थी उनके बीच में झगड़ा हो गया। कुवैत, इराक, ईरान आपस में लड़ पड़े, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है 1991 में। जब झगड़ा इनके बीच में हुआ तो नेचुरली जब वॉर किसी देश में होता है तो उस देश से आने वाले उत्पाद महंगे हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हमें टमाटर पाकिस्तान से आ रहे हो और पाकिस्तान में युद्ध हो पड़े तो वहां से आने वाले टमाटर महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके देश को नुकसान हो रहा होता है वॉर के समय, तो चीजें महंगी बेचकर पैसा वो रिकवर करते हैं अपना, है कि नहीं है। तो 1991 में गल्फ माने वो खाड़ी वाले देश, इराक, ईरान, कुवैत, इन सब में, बहरीन में
युद्ध छिड़ गया, जिस कारण से युद्ध में उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अब नुकसान की भरपाई कहां से करें? तो जो तेल बेचते थे वो तेल उन्होंने महंगा कर दिया। तो इस कारण से इंडिया में जो ऑयल है वो क्या हो गया, महंगा हो गया इंडिया के अंदर ऑयल। और आप जानते हैं ऑयल खाने वाला ऑयल नहीं, पेट्रोल डीजल। अगर ये महंगा हो जाए तो हमारे देश में महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है। सब्जियों से लेके, फ्रूट से लेके सब चीजें महंगी हो जाती हैं। रीजन क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। यहां से वहां तक सामान जो पहुंचाया जाता है वो कैसे पहुंचाते हैं, थ्रू ट्रक, बस, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे देश के काफी इंप्लॉय गल्फ में काम करते थे, गल्फ कंट्रीज में काम करते थे काफी देश, अभी से नहीं बहुत पहले से। मैं भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो यूएई में जो लोग हैं वो वहां के नहीं है, वो कहां के हैं, इंडिया के। यूएई के अंदर जो उनके अपने लोकल वहां के शहरी या वहां के रिहायशी लोग हैं उसे 25% है, और लगभग 36% वहां की पॉपुलेशन किसकी है, इंडियन। माने आप यूएई में जाओ, हर दूसरा आपको भारतीय मिलता है, एवरी सेकंड पर्सन इज इंडियन यूएई के अंदर। तो माने उन देशों में बहुत पहले से लोग काम के लिए जाते रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। आपने पुरानी मूवी देखी है, कादर खान और इसरानी इसमें होते हैं और वो दुबई भेजते हैं लोगों को। एक कोई मूवी क्लिप है इसमें, कोई ऐसी मूवी क्लिप थी, इसमें दुबई उनको भेजते हैं और उनको ठग देते हैं, बिठाते हैं नाव पे कि दुबई जा रहा जहाज, और वो बहुत पैसे उनसे ले लेते हैं और वो जहाज रात को मोड़ के वहीं बॉम्बे में लगा देते हो, बोलते दुबई तुम पहुंच गए हो। एक कोई क्लिप है उसमें, पोटियापन कौन सा उनका नाम होता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से। पर एक बात साफ है कि गल्फ कंट्रीज में पैसा कमाने का ड्रीम अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। मैं जब आई थिंक 5th क्लास में था तो हमारे जान पहचान में एक बंदा था, वो बोलता कि मैंने दुबई जाना पैसा कमाने के लिए। तो आज से 30-35 साल पहले से क्रेज कहां जाने का है, दुबई जाने का है। दुबई जाएंगे तो हम माला माल हो जाएंगे, ये उनका मानना है। तो जो ये मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, जहां तेल बहुत ज्यादा बिकता है, गैस बहुत है, तो यहां के लोग वहां अपना फ्यूचर बनाने जाया करते थे। ऐसा कहना था कि जो दुबई में 2 साल लगा है वो भारत में बाकी जिंदगी आराम से जिया करता था। तो काफी इंडियंस वहां काम करने जाते थे। जब वॉर हुआ तो सभी भारतीयों को वहां से जॉब छोड़ के भागना पड़ा, युद्ध हो रहा है वहां पे, तो वहां से को भागना पड़ा। अब हमारे एम्प्लॉय जब वहां काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं फॉरेन करेंसी में। ये पैसा जब वो इंडिया आते हैं तो भारत सरकार को देते हैं और बदले में रुपए उनसे, तो भी फॉरेन करेंसी इंडियन गवर्नमेंट के पास इकट्ठी हो जाती है। और उस फॉरेन करेंसी इस्तेमाल कहां करती है सरकार, जब वो इंपोर्ट करती है, तेल खरीदती है बाहर से। तो नेचुरली तो महंगाई होगी तेल की, दूसरा तेल महंगा प्लस पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉय जो गल्फ में काम करते थे सारे कहां गए थे, वापस भारत में। तो इंडिया में महंगाई छप्पर फाड़ गई थी। इंडिया में महंगाई लगभग 13% हो गई थी, इन्फ्लेशन, और हमारे पास ऑयल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। आप इमेजिन करो सिचुएशन को कि ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है, तो ट्रक, कार, बस, स्कूटर सारे तो होंगे, रुक जाएंगे। तो दूध, दही, सब्जियां, जो भी चीजें हैं ये, या ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, कैसे यहां से वहां ट्रेवल करेंगे। तो इसलिए 1991 में इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ गया था। तो जरा लिखिए इसके अंदर 1991 में, इन 1991 में, इन 1991 गल्फ वार टुक प्लेस। खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ जाता है, खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ जाता है, खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ जाता है, जिस कारण से बिकॉज ऑफ विच द ऑयल बिकेम कॉस्टली, जिस कारण से तेल महंगा हो गया, बिकॉज ऑफ विच ऑयल बिकेम कॉस्टली। ऑयल मीन्स कैसा ऑयल, पेट्रोल डीजल वाला, वो ऑयल, ऑयल बिकेम कॉस्टली। एंड ऑल्सो, और साथ साथ में जो भारतीय खाड़ी वाले देशों में काम कर रहे थे, एंड दोज इंडियंस हु वर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज,
और जो भारतीय खाड़ी वाले देशों में काम कर रहे थे वो भी वापस भारत लौट आए। एंड दोज इंडियंस हु आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज दे आल्सो केम बैक टू इंडिया। और क्यों आएंगे आप जानते हैं? यस, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, सारे स्टूडेंट वापस आएंगे ना। कौन बनना चाहता वहां पे युद्ध के अंदर? इज इट नॉट? तो उन्होंने सबने अपना बोरा बिस्तर बांधा और वापस भारत आ गए। तो इससे क्या हुआ कि जो वो पैसा कमाते थे फॉरेन करेंसी में, वो पैसा आना बंद हो गया। तो लिखिए, उनके भारत आने से, बिकॉज दीज एम्प्लॉयज केम बैक टू इंडिया, उनके भारत आने से विदेशी मुद्रा खत्म होना शुरू हो गई। बिकॉज ऑफ दे केम बैक टू इंडिया, द फॉरेन करेंसी बिकेम लेस। विदेशी मुद्रा खत्म हो गई। आपको बता दूं, विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी कैसे आती है? थ्रू, बोलिए, फॉरेन करेंसी कैसे आती है? थ्रू, आती कैसे? एक्सपोर्ट करके। ये एक्सपोर्ट करें, ये करें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करें गुड्स और सर्विसेज दोनों ना। पर गुड्स कैसे करेंगे? पैक करके। जैसे मान लो ये मार्कर हमने, ये गुड्स है कि नहीं है, पैक किया और भेज दिया इसको अमेरिका में, ये क्या हुआ? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो वापस क्या मिलेगा? डॉलर, मैंने फॉरेन करेंसी मिल जाए। सेवाएं कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? सेवाएं, कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कैसे करेंगे? वहां जाके करना पड़ेगा ना, कि यहां से कुछ स्क्रू ढीला कर देंगे, है कि नहीं है? तो यहां से उनके देश में जाकर सेवाएं देनी पड़ेंगी। जो भी इंडियन बाहर काम करते हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग आर सर्विसेज, हमारे देश की सेवाओं का वो निर्यात कर रहे हैं। तो जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या मिलता है उसे? फॉरेन करेंसी। उस फॉरेन करेंसी को हम कहां यूज करते हैं? जब इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में होती है। और उस समय इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जो करता था सिर्फ करता था वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट। मैंने हमारे इंडियंस बाहर जॉब करने जाते थे, तो वो जो विदेशी मुद्रा कमाते थे, खाली वही हमारे पास सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी था। जब वापस आ गए तो फॉरेन करेंसी काफी कम हो गई और इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑयल का बिल चुकाने के पैसे, देखिएगा, भारत सरकार के पास तेल की कीमतों को चुकाने के पैसे नहीं बचे थे। इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। तो इस कारण से क्या हुआ फिर? अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है, तो पैसा कहां से लाएं बताइए? जब आपके पास पैसा नहीं बचता, आप क्या करते हैं? उधार लेते हैं ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उधार लिया किससे? आईएमएफ से। और आईएमएफ ने शर्तें डाल दी। उन शर्तों में से एक शर्त क्या थी? एलपीजी, अपनी कंट्री को लिबरलाइज करो, ग्लोबलाइज करो और प्राइवेटाइज करो। तो लिखिए इसमें, इसलिए भारत सरकार आईएमएफ के पास लोन लेने चली गई। दैट्स व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट वेंट टू आईएमएफ फॉर लोन। इसलिए भारत सरकार आईएमएफ में चली जाती है लोन लेने के लिए। और एंड देयर वन ऑफ द कंडीशन, और उनकी एक शर्त ये थी कि देश में एलपीजी सुधार किए जाएं। दैट एलपीजी रिफॉर्म्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि देश में एलपीजी सुधार या एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू किया जाए। कल इसमें लास्ट लेक्चर होगा रिफॉर्म्स के अंदर।